आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। आपने ज़मीन बिकते सुना होगा, आपने घर बिकते सुना होगा। आज हम बात कर रहे हैं एक दरगाह की, अलहाज सैयद अली शाह कादरी, जो कि मुंबई के मुसाफिर खाना में मौजूद है। जिन लोगों ने इस दरगाह और इसके परिसर को बेचा है वो खुद को इनका वारिस कहते हैं। ये पूरा मामला एक श्रद्धालु ने उजागर किया जिनका नाम बिलाल है। इन्होंने इस मामले की शिकायत महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को की है। सुनिए पूरा मामला क्या है। आपने मुंबई के अंदर घर बिकते हुए देखा होगा, फ्लैट बिकते हुए देखा होगा, या कोई कमर्शियल शॉप बिकते हुए देखा होगा। इस तरीके की कई सारी चीज़ें, वस्तुएं जो कि ज़मीन पर स्थित है उसे बिकते हुए आपने देखा होगा, सुना होगा, या आपने खुद बेचा या ख़रीदा होगा। मगर इस समय मैं बात कर रहा हूँ एक मज़ार शरीफ की, जिसका जो वली का नाम है अलहाज सैयद मोहम्मद अली शाह कादरी दरगाह, जो कि मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में स्थित है, जो कि मुसाफिर खाना जिसे कहा जाता है, क्रॉफर्ड मार्केट मुसाफिर खाना, वहाँ ये दरगाह है। और जो अपने आप को सज्जादा नशीन कहते हैं, दरगाह के वारिसदार कहते हैं, उन्होंने दरगाह के इर्द गिर्द की ज़मीन के साथ साथ जो मज़ार में आराम फरमा वली हैं उनकी भी कब्र को बेच डाला। ये मामला हमारे सामने आया। बिलाल जी हैं जिन्होंने के इस मामले को सामने लाया, उजागर किया। जब उन्हें पता चला कि इस तरीके की घटनाएं यहाँ घटी है, तो उन्होंने इसे वक्फ बोर्ड के सामने रखने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे बिलाल जी से और उनसे जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से ये वक्फ बोर्ड तक आपने इस मामले को आप ले गए हो। बिलाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, सर ये खबर आपको आपके पास कब पहुंची कि इस तरीके की घटनाएं यहाँ पे हो रही है, जो प्रॉपर्टीज़ है या जो मज़ार है उसे बेचा जा रहा है? जैसे कि ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पे लोग सामान वगैरह खरीदने आते हैं। जी बिल्कुल। तो उसी तरह से मैं भी एक टाइम यहाँ पे सामान खरीदने आया था, तो देखा कि दरगाह है। तो दरगाह के अंदर जाने के लिए जब दरगाह में गए हम लोग, तो काफ़ी मतलब वहाँ पे अंधेरा था और जाने के लिए मतलब वहाँ पे कोई था नहीं। तो मैंने पूछा कि मतलब इतना जब है मुस्लिम आबादी है और यहाँ पे मतलब दरगाह को इस तरह से क्यों रखा गया है। तो जब आस पड़ोस की दुकान से इंक्वायरी किया तो उन्होंने मतलब बताया कि ये दरगाह का सारा डिस्प्यूट वगैरह है, दरगाह को और सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है। तो मैं एक प्रैक्टिसिंग, मैं अभी लॉ भी कर रहा हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ का नॉलेज है। तो मैंने इस चीज़ की इंक्वायरी किया, ओल्ड कस्टम हाउस गया, वहाँ से मैंने सर्टिफाइड पेपर निकाले इनके सेल डीड वगैरह के, कन्वेंस डीड के। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा कि दरगाह को बेच दिया इन्होंने। कन्वेंस डीड में इन्होंने लिखा है कि हम सब चीज़ तो बेच रहे हैं, साथ में मज़ार शरीफ भी बेच रहे हैं। तो ये बहुत मुझे एकदम इतना अफसोस लगा कि मतलब आज ये दौर ऐसा आ गया है कि अगर जो मानता है तो ठीक है, तो हमारे लिए तो दरगाह है, और जो नहीं मानता है तो कसम उसके लिए तो उसको तो कब्र माना जाएगा। तो कब्र बेच दी उन्होंने, जो नहीं मानता है तो उन्होंने कब्र बेच दिए। हमारे तो मज़ार शरीफ, हमारे तो दरगाह है, दरगाह बेच दिया। कि ये टाइम आ गया कि लोग पैसे कमाने के लिए इतने गिर गए कि दरगाह बेच देंगे, मज़ार शरीफ बेच देंगे। अगर ये चीज़ को नहीं रोका गया तो ये कल किसकी कब्र भी नहीं बचेगी, कल किसकी कब्र बेच डालेंगे लोग। तो इनको रोकना पड़ेगा। तो मैंने इसके लिए फिर शिकायत किया वक्फ बोर्ड में। जो प्रोसीजर है वक्फ बोर्ड का फॉलो किया, जो सेक्शन वगैरह में कंप्लेंट करनी चाहिए, जो उनकी फ़ीस वगैरह है वो भरे हमने, और हमने वहाँ पे फॉलोअप किया। वहाँ से ऑफिसर से, सीओ साहब से मिले, हम वक्फ बोर्ड के मेंबर से मिले, हम उनको रिक्वेस्ट किए कि आप हमारे इसमें मदद कीजिए। तो उन्होंने हमको उसमें काफ़ी सपोर्ट किया और बोले कि हम इसमें ज़रूर कार्रवाई करेंगे। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मस्जिद है, दरगाह है, कब्रस्तान है, इमाम बाड़ा है, खानका वगैरह, ये जो स्ट्रक्चर्स है रिलीजियस स्ट्रक्चर, ये एक फिक्स स्ट्रक्चर्स है। इसको कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर बोला जाता है, रिलीजियस स्ट्रक्चर। ये वक्फ एक्ट में भी प्रोटेक्टेड है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी प्रोटेक्टेड है। दो कानून में इनको मतलब प्रोटेक्ट किया गया है कि इस स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद ये बेचा गया है। तो ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना जो प्रॉपर्टी कार्ड में नाम होने का फ़ायदा उठा करके बेचा गया है। तो प्रॉपर्टी कार्ड में, दरगाह की प्रॉपर्टी कार्ड में नाम होने से आप मालिक नहीं हो जाते हो, और जब आप लोग सज्जादा कहते हो तो आप मुतवली हो गए वक्फ एक्ट के हिसाब से। और वक्फ एक्ट में दरगाह ऑलरेडी वक्फ की प्रॉपर्टी के एम्बिट में आती है, तो ये बिक नहीं सकती है। वक्फ एक्ट में सेक्शन 51, 52, 52A, 104A ये सख्ती से कहता है कि मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान, इमाम बाड़ा, खानका, ये सब चीज़ें बिकनी नहीं चाहिए, और ये तो भाड़े पे भी नहीं दे सकते। तो इन्होंने तो बेच दिया है उसको। सर बिलाल जी, अगर मैं जानना चाहूँ
जिस तरीके से इन्होंने तो कब्र का सौदा कर दिया है साफ शब्दों में कहा जाए तो। मगर बिलाल जी, आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड के पास जाने के बाद में ये कौन लोग हैं, इनके क्या नाम हैं, ये कितने लोग हैं और अब ये कहाँ पर हैं? ये प्रॉपर्टी बेचने के बाद क्या वो उसी स्थान पर कहीं रह रहे हैं या कहीं और चले गए हैं? देखिए, अभी जो कन्वेंस डीड में जो एड्रेस है इनके, हम तो उन्हीं को मानेंगे क्योंकि एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ये स्टैम्प ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट है, तो ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। ये कोर्ट ऑफ लॉ में भी ये इसको एक्सेप्टेंस है, तो ये डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और जो एड्रेस है उनके पर, उनके उसके ऊपर नोटिस निकल चुका है वक्फ बोर्ड से, तो जिसको नोटिस मिलेगा उनको टाइम दिया गया है 15 दिसंबर 2022 तक उनको अपना जो भी रिप्लाई फाइल करना है। और वक्फ बोर्ड के पास बिल्कुल पावर है, वो बिल्कुल इस दरगाह को टेक ओवर कर सकते हैं। कलेक्टर के थ्रू टेक ओवर कर सकते हैं, सिटी सिविल कोर्ट के थ्रू टेक ओवर कर सकते हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल के थ्रू टेक ओवर कर सकते हैं। ये वक्फ बोर्ड का बिल्कुल पावर है। बिलाल जी, अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे कि आपने कहा वक्फ बोर्ड के पास पावर है, वक्फ बोर्ड जो है अपनी प्रॉपर्टी का जो है ऑडिट करता है, हमेशा से करता आया है, तो ऑडिट के समय क्या वक्फ बोर्ड की नज़र में ये इतना बड़ा मामला आया नहीं और क्यों नहीं आया? क्या आपको लगता है कि कुछ एक अधिकारी भी वक्फ बोर्ड के इसमें मिले हुए हो सकते हैं कि जिन्होंने ऑडिट के दौरान इस चीज़ को छुपाया कि दरगाह बेच दी जा चुकी है? देखिए, ये इसमें जो सज्जादा नशीन है उन्होंने एक और चीज़ को वायलेट किया है। इनको दरगाह रजिस्टर करनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं की है, और उसका इन्होंने एडवांटेज लिए। तो उसके लिए वक्फ एक्ट का जो सेक्शन 61 है वो कहता है कि वक्फ बोर्ड अगर कोई मुत्तवली है और जो दरगाह या मस्जिद रजिस्टर नहीं करता है तो उसके खिलाफ 6 महीने की सजा है। तो इसमें वक्फ बोर्ड के ऑफिसर की रिपोर्ट भी है कि दरगाह है, दरगाह को रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। तो अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं करता है तो वक्फ बोर्ड के पास पावर है, सेक्शन 40 में भी पावर है, 39 में भी पावर है, वो उस दरगाह को सुमोटो रजिस्टर कर सकती है। बिलाल जी, अगर मैं जानना चाहूँ कि कितने रुपयों में ये सारा सौदा हुआ है, ये बता सकते हैं आप? देखिए, इसमें जो तो कुछ लाख रुपए का जो है वाइट दिखाया गया है, लेकिन हमको तो ऐसा डाउट है कि कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का सौदा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी है। क्योंकि ये जो वाइट एंड वाइट जो दिखाया गया है इन्होंने, वो जो टैक्स वगैरह बचाने के लिए जो कुछ करते हैं, जो कुछ ये खेल खेलते हैं पैसे का, तो वो कम अमाउंट बताया गया। हमको तो अमाउंट से कुछ लेना देना नहीं है, हमको तो हमें दरगाह से लेना देना है। आप हमारी दरगाह नहीं बेच सकते हो, बस बात खत्म हो गई। क्योंकि 2008 का सिटी सिविल का ऑर्डर है कि आपको दरगाह सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पब्लिक के लिए खोल के रखनी है। तो इसका मतलब ये इन्होंने सारे कानून तोड़े, कोर्ट का ऑर्डर भी वायलेट किया, सब कुछ वायलेट किया। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग सामने आकर के कंप्लेंट नहीं करते, लोग इसमें टाइम नहीं देते इस चीज़ को। सर, ये मैं अगर नाम जानना चाहूँ, ये कौन लोग हैं जिन्होंने दरगाह को और उसकी प्रॉपर्टी को जो है बेचा है? मेन तो जो है मोहसिन कादरी का जो नाम आता है, ऐसे तो इसमें कम से कम 7-8 लोग हैं जो सज्जादा नशीन जो बनाए गए और उन्होंने सबने साइन किए। तो मेन तो मोहसिन कादरी का नाम आता है, जो मेन डील की इन्होंने, मोहसिन कादरी जैसे नाम है। और वो अक्सर वो लेटर वगैरह लिखते थे पुलिस में, सारे उसमें लेटर भी सब हमको मिले डॉक्यूमेंट के साथ में कि अपना सज्जादा कहते तो लिखते थे। और जितने भी उनके खानदान वाले, ताकि कल कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो उनकी सबकी साइन ली गई है कन्वेंस डीड में। और जो लेने वाले हैं वो मोहम्मद अली कादिर पटेल है और कोई अरबी वाला करके कोई 2 लोग हैं, उन्होंने लिया है जगह। सर, ये सज्जादा नशीन जो आप कह रहे हो, तो सज्जादा नशीन का मतलब क्या है? जरा मुझको मीडिया में जनता को समझने के लिए आप बताएंगे किन्हें सज्जादा नशीन कहा जाता है? दरगाह के खादिम जो दरगाह की देखरेख करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में दरगाह के खादिम और दरगाह की देखरेख करने वाले, उन्हें सज्जादा। हाँ, सज्जादा नशीन। क्या वो उस बुजुर्ग की पीढ़ियों में से होते हैं? पीढ़ी में से वो अपने आप को पीढ़ी में से कहते हैं। सज्जादा नशीन जो होते हैं वो पीढ़ियों में से होते हैं सज्जादा नशीन। और कोई प्रूफ है इनके पास कि ये सज्जादा नशीन? हमको तो कोई सनद नहीं मिली अभी तक इनकी, कोई उसको सिलसिले की सनद नहीं मिलेगा हमको। और अगर सिलसिले के होते तो क्या अपने बुजुर्ग की या अपनी वालिद की, अपने दादा की कोई कब्र बेचता? क्वेश्चन मार्क तो उनके ऊपर ही आ रहा है ना, घूम करके भी, चाहे रिश्तेदार हो चाहे नहीं रिश्तेदार हो, इंसान तो है ना। लेकिन कि कब्र बेची जाएगी भाई किसी की? और अपनी अगर ये अपने आप को कहते कि हमारे परदादा है और आपने अपनी परदादा की कब्र का सौदा कर दिया। सर, ये कितने साल पुरानी मज़ार हैं, कुछ बता सकते हैं आप? ये तकरीबन हमने तो कम से कम एक जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास जो मिला है लैंड रिकॉर्ड का, सन 1810 का 1816 का डॉक्यूमेंट है। तो जिसके हिसाब से ये तकरीबन मतलब 350-400 साल पुरानी दरगाह है। हाँ, ये मतलब ये मार्केट और ये बस्ती बसने से पहले? हाँ, काफ़ी पहले से दरगाह है, काफ़ी पहले से दरगाह है। सर, अगर आगे, जैसे कि इन्होंने नोटिस तो दे दिया वक्फ बोर्ड ने, तो आगे अगर वक्फ बोर्ड इस मामले में कुछ डुलमुल रवैया अपनाता है
तो अगला कदम आपका बिलाल जी। आपने सुना कितने शातिराना तरीके से चंद पैसों के लिए जो खुद को वारिसदार कहते हैं अपने ही दादा परदादा की मज़ार को बेच देते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। इस मामले को बिलाल के द्वारा उठाए जाने के बाद महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने इसको नोटिस भेजा। अब देखना ये होगा कि आगे इन पर क्या कार्रवाई होती है। हम इस मामले में मुंबई वक्फ बोर्ड से भी मुलाकात कर तेज़ी लाने को कहेंगे और इस मामले में उनका क्या कहना है वो भी आपके सामने लाएंगे। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट।